पढ़ने वाले हैं मानव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, मानव जनन कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले वाले क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जन्म क्या होता है ना। तो हम लोग पढ़े थे कि जनन एक जनरल प्रक्रिया है, जनन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्राणी जो है अपने ही समान किसी दूसरे प्राणी को जन्म देता है ना। एक प्राणी अपने ही समान किसी दूसरे प्राणी को जन्म देता है, इसी प्रक्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुत्ता है तो कुत्ता प्रजनन करता है और अपने समान दूसरे अपने बच्चों को जन्म देता है। गाय भैंस है, पुष्प है, पौधे हैं, मनुष्य है, हर किसी चीज में जनन होता है। ठीक है, जनन इसलिए जरूरी है ताकि स्पीशीज लुप्त ना हो। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा है ना बाबू, इसको देख लिया। ठीक है, जनन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने ही समान दूसरे जीव को या फिर जीवों को उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, तो जनन दो प्रकार का होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा बैक क्लास को समझ लेते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। तो आज जो हम लोग चैप्टर आज जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं ये हम लोग लैंगिक जनन में आने वाला है ना, क्योंकि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक है मानव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो मानव जनन कैसे करते हैं ये कौन सा हो जाएगा, ये लैंगिक जनन में आता है। ठीक है, तो आओ देखो हम लोग इसको समझेंगे कि लैंगिक जनन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि दो युग्मक का होना जरूरी है। लैंगिक जनन के लिए हमें दो युग्मक का होना जरूरी है। लैंगिक जनन के लिए हमें दो युग्मक का होना जरूरी है, यानी कि एक नर एवं एक मादा युग्मक। इसको XY युग्मक भी कहते हैं। इसको XY युग्मक भी कहते हैं। इसको बढ़िया समझेंगे। मानव जन्म कैसे करते हैं, तो मानव का जन्म जो होता है वो लैंगिक जन्म होता है। लैंगिक जन्म के लिए दो प्रकार के युग्मक से जुड़ी होते हैं, वो कौन सा है, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। इसको XY भी कहते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इसको आगे समझेंगे कि नर और मादा दोनों हमें चाहिए। तो नर और मादा दोनों युग्मक हमें चाहिए, तो हम लोग समझ सकते हैं कि नर युग्मक जो है वो मनुष्यों से, नर से प्राप्त होगा, मेल से प्राप्त होगा, चाहे वो किसी कोई भी जीव हो, है ना। तो अभी हम लोग मनुष्यों में पढ़ेंगे, मानव में पढ़ेंगे। इसका मतलब है कि अभी हम लोगों को देखना है कि मानव यानी कि नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। नर युग्मक कहां से मिलेगा, नर से। मादा युग्मक कहां से मिलेगा, मादा से यानी कि फीमेल से। तो ये यहां तक पहुंचने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा कि प्यूबर्टी नाम का एक चीज होता है। प्यूबर्टी नाम का एक चीज का मतलब किशोरावस्था। ठीक है, हर एक नर और मादा जो है, जब तक कोई व्यक्ति, जब तक कोई महिला, जब तक कोई व्यक्ति जो है, जब तक कोई पुरुष या स्त्री जो है, जब तक वो अपने प्यूबर्टी लेवल पर नहीं पहुंचता है, यानी कि किशोरावस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक वो जो है जनन नहीं कर सकता है ना, है ना। तो जनन करने के लिए क्या जरूरी है, किशोरावस्था में पहुंचना, फिर यानी कि युवा अवस्था में पहुंचना। ठीक है, तो हम लोग इसको समझेंगे कि युवावस्था में जब कोई, कैसे कोई किशोर जो है, कब कौन जो है युवावस्था में पहुंच गई है, कैसे पता चलेगा।
है ना। तो कुछ चेंजेस जो है वो हमारे शरीर में बदलाव आता है, जैसे कि युवावस्था में होने वाले परिवर्तन, युवावस्था में होने वाले परिवर्तन, देखो कुछ परिवर्तन जो होता है वो बॉयज में भी होता है और गर्ल्स में भी होता है, दोनों में सेम होता है। तो वो कौन सा परिवर्तन है? सबसे पहला परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों में, लड़के एवं लड़कियां दोनों में, ठीक है। तो लड़के और लड़कियां दोनों में कौन सा परिवर्तन होता है? सबसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है हमारे जननांगों के बीच और कांखों के बीच बाल होता है। कांख एवं जननांगों के बीच घने बाल उत्पन्न होते हैं। ये सब जल्दी जल्दी से लिख लेना है, ठीक है ना। जितना अगर ये लिखोगे तभी ये सारा टॉपिक को जो है टाइम आने पर तुम रिवीजन कर सकते हो, है ना। तो इतना सरल और शांत, इतना सरल तरीका से बताया गया है, ये जैसे हम लिखवाए हैं इसी तरीके से अपने नोटबुक में उतारना है, ठीक है। कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जन्म लिखिए, इसका डेफिनेशन लिख दिए हैं, जन्म कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिस्क्राइब कर दिए हैं, ठीक है ना। अब मानव जन्म कैसे करते हैं, तो मानव में जो जन्म होता है वो लैंगिक जन्म होता है। तो इसको अच्छे से इसी तरीके से उतारना है। जन्म के लिए जरूरी क्या है, तो दो युग्मक का होना जरूरी होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक, इसको XY युग्मक भी कहते हैं। अब जन्म करने से पहले लड़कों को भी और लड़कियों को भी क्या करना होता है, किशोरावस्था में या युवावस्था में पहुंचना होता है, ठीक है। तो जब कोई लड़का या लड़की युवावस्था में पहुंचता है तो उसके पास ये परिवर्तन आता है कि उसके कांख में और जननांगों के बीच क्या होता है, घने बाल उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा जो परिवर्तन आता है वो अलग अलग हम लोग देखेंगे लड़कों में, ठीक है। लड़कों में होने वाले परिवर्तन, लड़कों में क्या परिवर्तन आता है बच्चों, बेटा तो इसको समझो। लड़के जो होते हैं उनके आप देखेंगे कि दाढ़ी मूंछ उगना शुरू हो गया है, ठीक है। जब छोटा था तुम जब छोटा था 7 साल 8 साल 6 साल तब दाढ़ी मूंछ नहीं था, लेकिन जब तुम युवा अवस्था में पहुंचने लगते हो, किशोरावस्था में पहुंचने लगते हो, तब क्या होता है, दाढ़ियां चेहरे पर दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो एक परिवर्तन आता है लड़कों में, दाढ़ी और मूंछ उगने लगते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या आता है, दूसरा परिवर्तन आता है लड़कों का आवाज फटने लगता है, आवाज फटने लगता है या भारी हो जाता है। इसी तरीके से लड़कियों में भी कुछ परिवर्तन आता है, लड़कियों में होने वाले परिवर्तन भी है, जैसे उनके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, मुहासे निकलने लगते हैं, और इसमें जो है दोनों में एक और परिवर्तन आता है वो ये है कि पहला तो कांख और जननांग के बीच घने बाल उत्पन्न होने लगते हैं, और दूसरा परिवर्तन आता है त्वचा जो होता है वो तेलीय होने लगता है, त्वचा जो होता है वो तेलीय होने लगता है। नहीं देखे कभी कभी स्किन जो है ऐसे करोगे तो हाथ पूरा जो है ये तेल जैसा लगने लगेगा, चिपचिपाहट सा लगने लगेगा, तो वही है तेलीय हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ परिवर्तन है जो युवावस्था में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लड़के और लड़की दोनों में
कांख में बाल और जननांगों के बीच में क्या होने लगता है, घने बाल उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा जो है त्वचा तेलीय हो जाता है। उसके बाद लड़कियों में कुछ क्या बदलाव, लड़कों में कुछ क्या बदलाव आता है, लड़कों के दाढ़ी और मूंछ उगने लगते हैं, लड़कों का आवाज फटने लगता है या फिर आवाज भारी हो जाता है। लड़कियों में क्या परिवर्तन आता है, उनके स्तनों का आकार बढ़ने लगता है, स्तनों का विकास होने लगता है और उनके मुहासे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ डायरेक्शन है जो हमें बताता है कि अब कोई लड़का या लड़की जो है वो जन्म करने के लिए क्या है, रेडी है। समझ गए इस बात को। अब हम लोग देखेंगे कि नर जन्म तंत्र क्या है, यानी कि नर युग्मक कैसे हम लोगों को मिलता है। जब नर युग्मक समझेंगे तो फिर मादा युग्मक भी समझेंगे। तो हम लोग को क्या देखना है कि नर युग्मक है ना। तो नर युग्मक कहां से मिलेगा, नर युग्मक मिलेगा नर से, यानी कि मेल से। तो इसको समझेंगे हम। देखो ये नर के शरीर में देखो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या बनाए हैं। तो ये है टेस्टिस। दो एक जोड़ी टेस्टिस हर एक नर के अंदर होता है, ठीक है। और ये शरीर के बाहर में रहता है। क्यों शरीर के बाहर रहता है ये भी हम लोग सीखेंगे अभी। तो ये है टेस्टिस, जिसको हम लोग वृषण कहते हैं। इसके ऊपर एक कुंडलित नुमा होता है, इसको एपिडीमिक्स कहते हैं या फिर अधिवृषण भी इसको कह सकते हैं। ये वृषण को क्या करता है, सेफ्टी पहुंचाता है और हार्मोन निर्माण करता है। देखो अब वृषण है, इसका काम क्या है, इसी वृषण के अंदर ही, वृषण के अंदर ही स्पर्म या शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोगों को क्या चाहिए, नर युग्मक चाहिए। नर युग्मक यानी कि मेल जिमेट चाहिए। तो ये नर युग्मक यानी कि जो हमें बच्चा जन्म करने के लिए आवश्यक है, वो बनता कहाँ है, वो टेस्टिस में बनता है। उसका नाम वृषण है और यही वृषण में शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु का कुछ विशेषता भी हम लोग पहले सीख लेते हैं। शुक्राणु की विशेषता क्या है, शुक्राणु 35 डिग्री सेल्सियस पर ही जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु 35 डिग्री, लेकिन देखो हम क्या लिखे यहाँ पर, शुक्राणु जो यहाँ वृषण के अंदर बनता है बच्चों बेटा, तो शुक्राणु जो है उनको जिंदा रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए और वो है 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा जो बॉडी है, मानव का जो अंग शरीर होता है या फिर कोई भी मेल का शरीर जो होता है, मानव का जो अंग शरीर होता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए कितना डिग्री चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो अगर शुक्राणु 37 डिग्री 2 डिग्री भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये मर जाएगा, है ना। तो शुक्राणुओं को जिंदा रहने के लिए ही ये वृषण के अंदर इसका निर्माण होता है और ये वृषण जो होता है हमारी बॉडी से बाहर होता है, ताकि शुक्राणु को कोई क्षति ना पहुंचे। कभी-कभी तो सुने होगे कि जब किसी मेल के अंदर जन्म करने की क्षमता कम होती है तो उसका कारण ये होता है कि डॉक्टर बताते हैं कि या तो वो गर्म चीज ज्यादा खाते हैं या आग के पास वो ज्यादा रहते हैं। तो जो लोग गर्म काम ज्यादा करते हैं, जो अपना अंडर गारमेंट्स है वो अगर बहुत ज्यादा टाइट पहनते हैं, तो उनको कभी-कभी इस तरीके का समस्या हो जाता है, उनकी शुक्राणु में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाता है और वो जन्म नहीं कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग वृषण। वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु बन गया, ठीक है बाबू, शुक्राणु बन गया। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से एक पाइप है जो शरीर में अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। इस पाइप का नाम है शुक्रवाहिका। इसका काम क्या है, ये शुक्राणुओं को आगे तक ले जाता है, ठीक है। ये शुक्रवाहिका है ना, शुक्रवाहिका।
अब वृषण के अंदर देखिए इसको वृषण के अंदर स्पर्म बना, स्पर्म बनने के बाद शुक्रवाहिका के माध्यम से ये यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्रंथि होगा, इस ग्रंथि का नाम है, इस ग्रंथि का नाम है शुक्राशय। इस ग्रंथि का नाम क्या है? शुक्राशय। अब शुक्राशय का काम क्या है? शुक्राशय में वीर्य उत्पन्न होता है। ठीक है, देखो स्पर्म क्या होता है? स्पर्म तो तुम्हारा ये हो गया, ये इसको समझ लो, ये तुम्हारा स्पर्म हो गया, है ना, ये इसका पूंछ है और ये इसका सिर है, हेड, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, सिर है, हेड है, टेल है, सिर है, पूंछ है। ठीक है, तो ये स्पर्म है, ये वीर्य नहीं है, ये स्पर्म है। अब यही स्पर्म यहाँ पे बना, शुक्रवाहिनी के माध्यम से शुक्राशय तक पहुंचा। शुक्राशय का काम क्या है? शुक्राशय जो है वीर्य निर्माण करती है, वीर्य निर्माण लगभग 60%, लगभग 60% वीर्य को निर्माण करता है, शुक्राशय में निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से जब आगे बढ़ता है और यहीं पर जो शुक्राणु है, शुक्राणु और वीर्य दोनों यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक और ग्रंथि है, इस ग्रंथि का नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। देखो बेटा, अब यहाँ से ऊपर की तरफ में बन रहा है मूत्रवाहिनी। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ से ये नदी जो है ये आगे जाकर के ये अंग बन जाएगा, पेनिस बन जाएगा। देखो यही से सारा काम होता है। अब यहाँ से जब हमारा शुक्राणु बना, शुक्रवाहिका के द्वारा या शुक्रवाहिनी के द्वारा जो है शुक्राशय तक पहुंचा, शुक्राणु यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर वीर्य निर्माण होता है, सफेद प्रकार का तरल यहाँ पर निर्माण होता है और यहाँ पर भी सफेद प्रकार का तरल पदार्थ निर्माण होता है। ये दोनों मिल करके जो है वीर्य का निर्माण करते हैं और शुक्राणु यहाँ पर के अंदर मिल जाता है। मिलने के बाद अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि से ग्रंथि तय करता है कि किस टाइम में, क्योंकि देखो पुरुषों में एक चीज क्या है कि जो भी मेल होते हैं तो उनको यूरिन का रास्ता और सीमेन बाहर जाने का यानी वीर्य बाहर आने का रास्ता दोनों तो एक है, लेकिन अंदर में है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि तय करती है कि कब पेनिस से यूरिन यानी कि पेशाब बाहर आएगा और कब जो है वीर्य बाहर आएगा। ठीक है, ये काम कौन करता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यहाँ से शुक्राणु बना, शुक्राशय में पहुंचा, प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए और शीर्षण, इसका नाम है शीर्षण या पेनिस, इसके माध्यम से ये जो है शुक्राणु बाहर पहुंचता है। अब ये शुक्राणु जो है, यही शुक्राणु मादा युग्मक के संपर्क में आता है। अभी जब हम लोग आगे मादा युग्मक को पढ़ेंगे कि मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है, तब हम लोग इसको अभी समझेंगे डिटेल में। इतना को पहले क्लियर कर